साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम आप सभी के लिए मॉडल टेस्ट के रूप में शैक्षिक एवं सामान्य बोध से 100 एमसीक्यूज ला रहे हैं, जिसमें बहुत से प्रश्न बिल्कुल नया और बहुत इम्पॉर्टेंट देखने को मिलेगा, जो अपडेटेड भी रहेगा। निश्चित रूप से आपको ये 100 एमसीक्यूज जो हम अभी दिखाने वाले हैं, उसमें हम आंसर बताने के पहले ऑप्शन भी देंगे और साथ ही साथ थोड़ा 2-3 सेकंड समय लेंगे, ताकि आप उसका उत्तर दिमाग में सोच सकें और उसके आधार पर आप बताइएगा कि आपका इस 100 नंबर में 100 एमसीक्यूज को सॉल्व करने में कितना नंबर रियलिटी में आया। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत ही जो है हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो हम जो शैक्षिक एवं सामान्य बोध जो 20 नंबर का आता है, उसे हम पार्ट वाइज बांटे हैं। क्योंकि आप ध्यान से देखिएगा, शैक्षिक एवं सामान्य बोध पूरा जीके का ही समावेश है, जिसमें हम पार्ट वाइज देखें तो शैक्षिक अभिरुचि एवं जो शैक्षिक नीतियां हैं उससे प्रश्न बनता है। दूसरे पार्ट में देखा जाए तो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से रिलेटेड प्रश्न आता है। तीसरे पार्ट की बात करें तो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से प्रश्न बनता है। और चौथे की बात करें तो भूगोल एवं पर्यावरण संबंधी प्रश्न बनता है। और जो है पांचवे की बात करें तो सामान्य विज्ञान एवं उससे खोजकर्ता से रिलेटेड भी प्रश्न बनता है। और लास्ट में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न बनता है। तो हम 6 भागों में इस शैक्षिक एवं सामान्य बोध से 100 एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसे निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा कि आपका 100 में से कितना जो है प्रश्न बन रहा है। चलिए तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। भाग 1, शैक्षिक अभिरुचि एवं नीतियां, जो शिक्षा से जुड़ी नीतियां रहेगी। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात, जिसे जीईआर या ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के नाम से भी जाना जाता है, को 50% करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? 2030, 2035, 2040, 2025। हम इसके बारे में जब एनईपी 2020 का वीडियो पढ़ाए हैं और भी हम चर्चा कर चुके हैं कई वीडियो में। तो उच्च शिक्षा की बात हो रही है, महाविद्यालय स्तर की, तो उसमें सकल नामांकन अनुपात 50% करने का लक्ष्य जो है आपका कब रखा गया है? निश्चित रूप से आप दिमाग में इसका उत्तर ला लिए होंगे, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या लास्ट में पूरे 100 एमसीक्यूज होने के बाद भी बता सकते हैं कि आपका कितना बन रहा है। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 2035 तक लक्ष्य रखा गया है एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा सहित सकल नामांकन अनुपात को जो है 2018 में, जो कि आपका 26.3% तक था, उसे बढ़ाकर 50% तक लाना है 2035 तक। तो ये लक्ष्य रखा गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कैब जिसे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इसका भी फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, को पुनर्जीवित करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? सार्जेंट योजना, हंटर आयोग, हार्टोग समिति, मुदालियर आयोग। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? आपको हम समय दे रहे हैं 2-3 सेकेंड। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, हार्टोग समिति। हार्टोग समिति जो कि 1929 में आई थी, ने शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, जिसे हम सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कहते हैं, को फिर से स्थापित करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद 1935 में इसे पुनर्जीवित किया गया। तो उसका जो है किसका योगदान रहा, किस आयोग की सिफारिश पर? हार्टोग समिति की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, क्योंकि ये भी एनईपी 2020 के तहत कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका हम कोई भी वीडियो में जिक्र नहीं किए हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। शिक्षा के क्षेत्र में सार्थक पहल का संबंध किससे है? उच्च शिक्षा सुधार, स्कूली शिक्षा के कार्यान्वयन, शिक्षक छात्रवृत्ति, प्रौढ़ शिक्षा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, स्कूली शिक्षा के कार्यान्वयन। तो सार्थक जो है स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट
थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। यदि इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो हमारे टेलीग्राम में जुड़िएगा। इसका हम व्याख्यात्मक उत्तर के साथ ये प्रश्न भी रहेगा और उसके नीचे व्याख्यात्मक उत्तर के साथ हम जारी करेंगे। पीडीएफ बहुत जल्दी डल जाएगा वीडियो डलने के बाद, तो उसमें आप देख लीजिएगा। इसका हम फुल फॉर्म सहित उसमें डालेंगे। तो स्टूडेंट एंड टीचर्स हॉलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्कूली शिक्षा के लिए एक संवादात्मक और कार्यान्वयन योजना है जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई को किस वर्ष एक सांविधिक निकाय बनाया गया? 1973, 1993, 1995, 2000। तो क्या होगा साथियों? यदि उत्तर सोच लिए होंगे तो कमेंट करके भी बता सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1995। हालांकि एनसीटीई की स्थापना 1973 में ही एक सलाहकार निकाय के रूप में हुई थी, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत 17 अगस्त 1995 में इसे एक सांविधिक निकाय का दर्जा दिया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लर्निंग विदाउट बर्डन 1993 समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो लर्निंग विदाउट बर्डन जो है यशपाल समिति का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, एक महत्वपूर्ण वाक्य है जो 1993 में जो है ये समिति का गठन हुआ और इसमें स्कूली बच्चों के शैक्षणिक बोझ को कम करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए लाया गया था, जिसमें अध्यक्ष सहित कुल 11 सदस्य थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये आपके लिए तुरंत उत्तर देने का एक बहुत बढ़िया प्रश्न है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है। निश्चित रूप से आपका उत्तर आ गया होगा। ये आपका ऑप्शन ए 1961 इसका जो है उत्तर है। 1 सितंबर 1961 को इसकी स्थापना किया गया था एनसीईआरटी की। नेक्स्ट देखते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के अध्यक्ष कौन थे? ये भी प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है और आपके प्री बीएड और प्री डीएलएड के क्वेश्चन पेपर में भी 2-3 बार पूछा गया है, यही आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के ही प्री एग्जाम में। तो निश्चित रूप से आपका उत्तर आ गया होगा। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई भारत में किस तिथि से लागू हुआ? तो इसका उत्तर तो आपको पता चल गया होगा क्योंकि यह जो है आरटीई एक्ट अधिनियम 2009 से रिलेटेड बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और पूरे भारत में यह लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। हालांकि यह आरटीई एक्ट अधिनियम 2009 के नाम से जाना जाता है जो पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। हालांकि याद रखिएगा इसके कुछ अपवाद हैं। राजस्थान में यह 2011 को लागू हुआ और जम्मू कश्मीर में 2019-20 में जब वहाँ का धारा 370 हटाया गया उसके बाद जम्मू कश्मीर में लागू किया गया। तो ये 2 राज्य जो थे राजस्थान और कुछ कारणवश राजस्थान में भी बाद में लागू हुआ और आपके जम्मू कश्मीर में तो विशेष धारा के नाम से वहाँ लेट में लागू हुआ। तो वैसे आपका कॉमन जो 1 अप्रैल 2010 ही उत्तर आएगा। नेक्स्ट है, एनईपी 2020 के अनुसार परख का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षकों का प्रशिक्षण, छात्रों का समग्र मूल्यांकन, स्कूल का बुनियादी ढांचा, ऑनलाइन प्रवेश। तो निश्चित रूप से आप बताइए कि आपका उत्तर क्या है। तो और उत्तर देखा जाए तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों का समग्र मूल्यांकन। परख जिसका फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, को छात्रों के समग्र मूल्यांकन, मानक निर्धारण और विकास के विश्लेषण के लिए एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग 1917 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? रेले आयोग, सैडलर आयोग, वुड्स डिस्पेच, हंटर आयोग। तो बताइए साथियों इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सैडलर आयोग। कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर एम.ई. सैडलर थे, इसलिए इसे सैडलर आयोग भी कहा जाता है। इसने विश्वविद्यालय और माध्यमिक शिक्षा दोनों पर महत्वपूर्ण रिपोर्ट दी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मनोदर्पण पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास। बताइए साथियों क्या हो जाएगा
उत्तर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शिक्षा मंत्रालय द्वारा छात्रों, शिक्षकों और परिवारों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने हेतु मनोदर्पण पहल की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है प्रौढ़ शिक्षा के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? नेशनल लिटरेसी मिशन, जिसका फुल फॉर्म है, कब शुरू हुई थी? तो इसका उत्तर है आपका, ऑप्शन देख लीजिए, 1986, 1988, 1992, 1999। तो कौन सा ऑप्शन सही है उत्तर? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1988। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 5 मई 1988 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा 15 से 35 वर्ष, याद रखिएगा, 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाने के उद्देश्य से की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, ज्ञान दर्शन शैक्षिक टीवी चैनल का शुभारंभ कब किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ज्ञान दर्शन शैक्षिक टीवी चैनल का शुभारंभ कब किया गया था? 1995, 2000, 2003, 2005। इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2000। ज्ञान दर्शन दूरदर्शन और इग्नू दोनों का संयुक्त रूप से शुरू किया गया यह एक पहल था, शैक्षिक मीडिया चैनल था, जिसका शुभारंभ 26 जनवरी, याद रखिएगा, सब 26 जनवरी 2000 को किया गया था। कक्ष में ब्लैक बोर्ड का प्रयोग शिक्षण सहायक सामग्री के किस वर्ग में आता है? दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, क्रियात्मक सामग्री। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दृश्य सामग्री। नेक्स्ट देखते हैं, थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियमों में कौन सा नियम नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? क्योंकि सीखने के संबंधी, थार्नडाइक के जो सीखने के संबंधी 3 नियम दिए हैं और वो मुख्य नियम कहलाता है, और 5 जो दिए हैं वो गौण नियम कहलाते हैं। तो 3 नियम जो मुख्य नियमों में शामिल है वो आपका ये तीनों हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, और नहीं है तो आपका बहु अनुक्रिया नियम, यही इसका उत्तर होगा। यह आपके गौण नियम में आते हैं, गौण नियमों के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये आपके जीन पियाजे की जो 4 अवस्थाएं होती हैं उसमें का बात हो रही है। तो याद रखिएगा, जो पहली अवस्था है 0 से 2 वर्ष, संवेदी पेशी अवस्था में ही बच्चों का जो है वस्तु स्थायित्व आ जाता है। याद रखिएगा, वस्तु स्थायित्व क्या होता है? जब बच्चे के सामने से कोई वस्तु हटा देने पर भी उसके दिमाग में वह वस्तु रहता है, अर्थात वो रोने लग जाता है, तो उसे वस्तु स्थायित्व कहते हैं, जो बच्चों में लगभग 18 महीने से 2 वर्ष तक में आ ही जाता है। इसलिए यह संवेदी पेशी अवस्था अर्थात पहली अवस्था आ जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन हैं? किलपैट्रिक, जॉन डीवी, सुकरात, अरस्तु। इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? आपके किलपैट्रिक। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट विधि को परियोजना विधि भी कहते हैं, के मुख्य प्रतिपादक है हिलियम, जिसका इसका पूरा नाम है विलियम हेनरी किलपैट्रिक, जो प्रसिद्ध प्रयोजनवादी दार्शनिक जॉन डीवी के शिष्य थे। जॉन डीवी को भी याद रखिएगा, जिन्होंने लर्निंग बाय डूइंग अर्थात करके सीखने विधि पर जोर दिए थे, जॉन डीवी, जिनके शिष्य हैं आपके किलपैट्रिक, और वो प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता या प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? बहुत बार पूछा गया है, ये शिक्षक भर्ती में भी आया हुआ है। सत्तावादी, अधिनायकीय, सुविधादाता, अनुमति परक। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा सुविधादाता, फैसिलेटर। नेक्स्ट देखते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था, प्रयोग किसने किया था? कर्ट लेविन या कूट लेविन कहते हैं, स्टीफन M कोरी, जॉन डीवी, स्किनर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? आपका ऑप्शन ए, कूट लेविन या कर्ट लेविन के नाम से जाना जाता है, जो कि क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? थार्नडाइक, स्पीयरमैन, बीने, गार्डनर।
तो बुद्धि के सिद्धांत से रिलेटेड है। कुछ आपको मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से रिलेटेड भी प्रश्न देखने को मिलता है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पीयरमैन। चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत 1904 में प्रतिपादित किया था, जिन्होंने बुद्धि में 2 कारक होते हैं ऐसा बताया था, जिसका 2 कारक कौन कौन सा, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी का जनरल फैक्टर कह सकते हैं और एस का स्पेसिफिक फैक्टर। चलिए अब हम सेकेंड भाग से देखते हैं, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पोलाइटी। पहला प्रश्न है इसका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। ये प्रश्न हम और भी चर्चा कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है इसलिए हम इसे शामिल किए हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, 44वां संशोधन, 42वां संशोधन, 24वां संशोधन, 86वां संशोधन। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 42वां संशोधन। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में आया, द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन सा, समाजवादी, याद रखिएगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और तीसरा है, ये भी पूछा जा सकता है, अखंडता। ये 3 शब्द आपके 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया 1976 में। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226। तो आंसर बताइए साथियों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा या हृदय कहा गया है। अगर बाबा अम्बेडकर के द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा या हृदय कहा गया है पूछा जाएगा, हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पूछा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 32 को, जो बाबा अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। हालांकि जो आपके संविधान के प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो यहाँ पर बाबा अंबेडकर के द्वारा अगर बोला जाता है तो आपका अनुच्छेद 32 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो कौन सा हो जाएगा साथियों, भाषाई के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य, तो ये है आपका ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य की मांग के बाद 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख है। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 राज्यों को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है, जो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य। इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य। याद रखिएगा, यही इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा उपाध्यक्ष को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, आपके हिसाब से कौन सा उत्तर होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा उपाध्यक्ष को लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है सौंपता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ब्रिटेन। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा जो है ब्रिटेन के द्वारा लिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 68 वर्ष। कितना होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 65 वर्ष। याद रखिएगा, ये आपके सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है। यदि हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय की बात होगी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, तो उनका जो है 65 वर्ष होता है, याद रखिएगा। और सर्वोच्च न्यायालय का 3 वर्ष ज़्यादा।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है? ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो हमने इसको भी शामिल किए हैं। 86वां संशोधन, 92वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन, कौन सा होगा साथियों? तो इसका उत्तर पहला ही है, 86वां संशोधन 2002। भारतीय संविधान में इसके तहत 21A जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, सरकारी आयोग का गठन किससे संबंधित था? केंद्र राज्य संबंध, नदी जल विवाद, बैंकिंग सुधार, चुनाव सुधार। तो इसका उत्तर क्या है साथियों? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, केंद्र राज्य संबंध। भारत सरकार ने 1983 में न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारी आयोग का गठन किया था, जिसका कार्य केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों और शक्ति संतुलन की समीक्षा करना था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया? 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। तो इसका उत्तर क्या होगा साथियों? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची। 52वें संविधान संशोधन, अगर संशोधन की बात होगी, 52वें संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ, उसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें राजनीतिक दलों के सदस्यों के दल बदल के आधार पर अयोग्यता के संबंध में प्रावधान शामिल है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, कानून मंत्री, भारत का महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा साथियों? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, भारत का न्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च और प्रथम विधि अधिकारी होता है, जो कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 365। इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। याद रखिएगा, किसी राज्य में यदि वहाँ का सरकार विधानसभा भंग हो जाता है, तो वहाँ के लिए जो है 356 अनुच्छेद के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति का पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर कौन सा होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, BN राव। तो प्रारूप समिति का पूछा जाएगा ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, तो आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाएगा। याद रखिएगा, जो 19 अगस्त प्रारूप तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाए। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। पूछा जाएगा कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। लेकिन संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा जाता है, संविधान सभा के अध्यक्ष तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहलाएगा, या उत्तर होगा। लेकिन प्रारूप समिति बात आएगी तो आपका ऑप्शन सी उत्तर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय। तो आपके हिसाब से कौन सा उत्तर होगा? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। हालांकि अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। 20 और 21 को किसी भी परिस्थिति में उसे जो है निलंबित नहीं कर सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, सरकारिया समिति। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार पूछा भी गया है इससे। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में समिति का गठन हुआ, ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, ब्लॉक जिसे हम जनपद पंचायत, जिला पंचायत, जिला स्तरीय के लिए की सिफारिश की थी, जिसे सबसे पहले 1959 में राजस्थान में लागू किया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर, MA अयंगार, हुकुम सिंह,
KS हेगड़े। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए GV मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। गणेश वासुदेव मावलंकर जिनका फुल फॉर्म है GV मावलंकर को गणेश वासुदेव मावलंकर है इनका पूरा नाम, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा अध्यक्ष थे जिनका कार्यकाल 1952 से 1956 थे। उन्हें लोकसभा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सरल भी है, पूछा भी जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान है? ये भी बहुत बार आया है प्रश्न। तो इसका उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45। तो आपके हिसाब से क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 44। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता UCC सुरक्षित करने का प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। इसका ऑप्शन देखते हैं 1990, 1993, 1995, 1998। तो आपके हिसाब से क्या होगा उत्तर? ये हो जाएगा ऑप्शन बी 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर याद रखिएगा 1993 को की गई थी। यह एक सांवैधिक निकाय है। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से रिलेटेड प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी, भोगवा नदी, सिंधु नदी, घग्गर नदी। क्या हो जाएगा उत्तर आपके हिसाब से? इसका उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी भोगवा नदी। लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह स्थल था जो वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज MR राव ने की थी, याद रखिएगा MR राव ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सारनाथ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक कौन थे? कौटिल्य, मेगस्थनीज, अल-बरूनी, फाहान। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके हिसाब से उत्तर कौन सा होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मेगस्थनीज, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं गुप्त वंश के किस शासक को कविराज भी कहा जाता था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। गुप्त वंश से भी प्रश्न बहुत बार आया है, ये थोड़ा नया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपके हिसाब से कौन सा उत्तर होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। गुप्त सम्राट में समुद्रगुप्त को उसके सैन्य विजयों के कारण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है और कला संगीत के प्रति प्रेम के कारण जो है उन्हें सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाए जाने व साहित्यिक प्रतिभा के कारण कविराज भी कहा गया। इन्हें जो है समुद्रगुप्त को ही और क्या नाम से जानते हैं? भारत का नेपोलियन। पूछा जाएगा भारत का नेपोलियन किन्हें कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। इसका उत्तर क्या होगा साथियों आपके हिसाब से? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गुलाम वंश, याद रखिएगा गुलाम वंश इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेवराय, हरिहर और बुक्का, देवराय प्रथम, सदाशिवराय। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हरिहर और बुक्का के द्वारा। दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के तट पर की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रसिद्ध दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? प्रसिद्ध दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये भी। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अकबर। मुगल सम्राट अकबर ने 1582 ईस्वी में
सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को मिलाकर एक नए धार्मिक मार्ग दीन इलाही की शुरुआत की थी, जिसे स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर आपके हिसाब से क्या होगा साथियों? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेजली। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय रियासतों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाने और फ्रांसीसी प्रभाव को कम करने के लिए सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी। इस संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन। क्या हो जाएगा उत्तर साथियों? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा 1857 की महान क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। क्रांति के बाद 1858 के अधिनियम के तहत उन्हें ही भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष की थी? 1865, 1875, 1885, 1893। क्या हो जाएगा आपके हिसाब से इसका उत्तर? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 1875। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों के पुनरुत्थान और सामाजिक सुधारों के लिए 10 अप्रैल 1875 को बंबई में, जो अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, आर्य समाज की स्थापना की थी। उनका प्रसिद्ध नारा वेदों की ओर लौटो था। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए ओ ह्यूम, योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये कई बार पूछा जा चुका है और भी हम अन्य वीडियो में इसका चर्चा किए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की और स्थापना किनके द्वारा किया गया पूछा जाएगा तो ए ओ ह्यूम के द्वारा। बंगाल का विभाजन किस वर्ष और किसके काल में हुआ था? तो ये बहुत सरल प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। 1905 लॉर्ड कर्जन, 1911 लॉर्ड हार्डिंग, 1906 लॉर्ड मिंटो, 1905 लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? आपका ऑप्शन ए, 1905 लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल का विभाजन किया गया। फुट डालो, शासन करो, ये उनके प्रमुख नारा था। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1930, 1931, 1932, 1935। तो आपके हिसाब से इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1931। महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को ऐतिहासिक समझौता हुआ था, जिसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन डकैती कांड किस वर्ष हुआ था? 1920, 1925, 1930, 1942। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। इसका उत्तर आपके हिसाब से क्या होगा? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 1925। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हराया था? इसका उत्तर क्या हो सकता है? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी। इसका उत्तर है साथियों लोधी वंश का अंतिम शासक जिन्हें कौन था जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हराया था? तो वो है आपके ऑप्शन सी, इब्राहिम लोधी। चलिए नेक्स्ट भाग देखते हैं भूगोल एवं पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्न। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील, 100 समुद्री मील, 200 समुद्री मील। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपके हिसाब से अगर बताएंगे तो कमेंट करके बता सकते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 12 समुद्री मील। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार किसी भी देश के आधार रेखा से जो उनके बॉर्डर रहता है उस आधार रेखा से 12 समुद्री मील, याद रखिएगा 12 समुद्री मील तक दूरी को उस प्रादेशिक जल सीमा कहा जाता है, अर्थात उस देश का वहां तक अधिकार होता है। याद रखिएगा 12 समुद्री मील तक, इसलिए यह उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी
जो है देखा जाए तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया की दूसरी सबसे चोटी है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है आपकी सबसे ऊंची चोटी है, जो आपके देखा जाए तो नेपाल में आता है। और वर्तमान में यह क्षेत्र, इसका जो हम बात कर रहे हैं K2 गाडविन ऑस्टिन, यह वर्तमान में पियोको के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तोड़ा बेटा, अनामुड़ी, महेंद्रगिरी, महाबलेश्वर। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा अनामुड़ी। ये आपके दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, पूछा जाता है, और भी हम अन्य वीडियो में चर्चा भी किए थे। नेक्स्ट देखते हैं, चिल्का झील के बारे में है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल। तो आपके हिसाब से क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ओडिशा। चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। यह एक प्रसिद्ध रामसर आर्द्र भूमि स्थल और प्रवासी पक्षियों का प्रमुख केंद्र है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। आपके हिसाब से क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कावेरी नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, नागपुर, देहरादून, भोपाल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नागपुर। नेक्स्ट है, वायुमंडल की किस परत को संवहन मंडल भी कहा जाता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। क्या हो जाएगा साथियों इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसमें सभी मौसमी घटनाएं, बादल, वर्षा, तूफान घटित होती है और ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं के कारण इसे संवहन मंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी का अलवड़ी जल, फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा भंडार किसमें पाया जाता है? नदियां और झीलें, हिमनद और बर्फ की टोपियां, भूजल, वायुमंडल। तो निश्चित रूप से आप जान गए होंगे, इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हिमनद और बर्फ की टोपियां, ग्लेशियर जिसे कहते हैं। पृथ्वी पर मौजूद कुल मीठे पानी लगभग 2.5% है, मीठे जल की, जिसे हम पी सकते हैं, का सबसे बड़ा हिस्सा जो है लगभग 68.7% आपका ध्रुवीय बर्फ की टोपियों और हिम नदों, जिसे हम ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ मानते हैं, इसमें है, याद रखिएगा। और बाकी तो आपका समुद्र का पानी खारे जल है और कुछ भूजल में भी आपको मीठे जल की पानी प्राप्त होते हैं। इसके आधार पर तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गैंडा, बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, कस्तूरी मृग। तो क्या होगा उत्तर इसका? इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, एक सींग वाला गैंडा। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए हम इसे भी शामिल किए हैं और इसके तहत हम और भी प्रश्न जानेंगे। 22 अप्रैल आपका ये हो जाएगा पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस। 5 जून आपका जो प्रश्न में पूछा गया है विश्व पर्यावरण दिवस। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस और 11 जुलाई आपका क्या हो जाएगा? विश्व जनसंख्या दिवस, याद रखिएगा। तो ये चारों ऑप्शन को भी जानिए, हालांकि सरल प्रश्न है लेकिन इनसे भी बनता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर और विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? डेसिबल, डॉप्सन, पास्कल, ल्यूमेन। क्या हो जाएगा साथियों? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉप्सन। याद रखिएगा, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए जो है डॉप्सन यूनिट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1972, 1973, 1980, 1992। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1973। याद रखिएगा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत आपका ऑप्शन बी 1973 में 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ किया गया था, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। कपिली किस नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र, गंगा। क्या होगा उत्तर साथियों? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है कपिली, याद रखिएगा।
सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन बी, राजस्थान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य राजस्थान के अलवर जिले में अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित है, जिसे 1918 में प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन ए, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हेमिस राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल के हिसाब से लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर में फैली है, जो कि आपके मुख्य रूप से हिम तेंदुओं के लिए जाना जाता है। तो ये आपके ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए अब हम पांचवें भाग सामान्य विज्ञान से प्रश्न देखेंगे। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण फिल्ट्रेशन कौन सा अंग करता है? हृदय, फेफड़े, वृक्क या किडनी, यकृत। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका उत्तर है साथियों ऑप्शन सी, वृक्क या किडनी। मानव शरीर में मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क यानी किडनी है, जो रक्त में से अपशिष्ट पदार्थों और यूरिया को छानकर मूत्र के माध्यम से बाहर निकालने का कार्य करती है। इसलिए मानव शरीर में अगर रक्त का शुद्धिकरण का अंग पूछा जाता है तो वो आपका किडनी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका ये तो बहुत आसान है, निश्चित रूप से आपके मन में उत्तर आ गया होगा। ये है आपका ऑप्शन बी, बेरी। वही स्कर्वी आपका विटामिन सी की कमी से, रिकेट्स आपके विटामिन डी से, और विटामिन ए की कमी से हो जाती है रतौंधी। B1 का यदि रासायनिक नाम पूछा जाता है तो इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, CNG का मुख्य घटक कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, एथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, मीथेन है। CNG का मुख्य घटक मीथेन है। इसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। मुख्य रूप से यह लगभग 80 से 90% तक मीथेन अर्थात CH4 गैस होती है। इससे स्वच्छ ईंधन बनाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ध्वनि की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। चलिए बताइए उत्तर कौन सा होगा? तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम का घनत्व और प्रत्यास्थता जितनी अधिक होगी ध्वनि की चाल उतनी ही तेजी होगी। क्योंकि ठोसों में जो है देखा जाए तो वह उसके अणु बहुत पास होते हैं, इसलिए उसमें ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता जो होती है उसमें ज्यादा मिल जाती है, जिससे उसमें सबसे तेज चलती है। निर्वात में यह यात्रा नहीं कर सकती, इसे भी याद रखिएगा। ध्वनि जो है निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, द्विफोक्सी लेंस। तो दूरदृष्टि को दूर करने के लिए आपका उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसके बारे में हम बहुत से वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, तो याद रखिएगा, इसमें हम ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, साधारण नमक, विरंजक चूर्ण। बताइए सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी। सोडियम बाइकार्बोनेट को आपका बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, जिसका जो है रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसे आमतौर पर खाने का सोडा या बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और यदि इसी में धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र पूछा जाता है तो वो आपके Na2CO3, ये आपका सोडियम कार्बोनेट कहलाता है, जो आपके धोने का सोडा कहलाता है। इसे भी याद रखिएगा, धोने का सोडा। नेक्स्ट देखते हैं, रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये बहुत बार रिपीट भी हुआ है और अन्य वीडियो में देखे हैं। निश्चित रूप से ये आपके प्रैक्टिस के लिए वीडियो बनाया गया है, जिसमें कुछ प्रश्न बिल्कुल नया भी मिला है और कुछ रिपीट भी देखने को मिल रहा होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन बी,
स्फिग्मोमैनोमीटर, यही निश्चित रूप से आपका भी मन में आया होगा। यही उत्तर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है? गले में, मस्तिष्क के आधार में, हृदय के पास, पेट में। चलिए आपके हिसाब से कौन सा उत्तर होगा, सोचिए। निश्चित रूप से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क के आधार में, बेस ऑफ ब्रेन में। पीयूष ग्रंथि जो होती है मस्तिष्क के आधार में होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने प्रतिपादित किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन, गैलीली, जॉन केपलर। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका, बहुत आसान सवाल है, कई बार हम कई वीडियो में देख चुके हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, आइजैक न्यूटन। एलपीजी गैस सिलेंडर में गंध के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्योंकि जो एलपीजी गैस होती है वो गंधहीन होती है, तो उसके लीकेज या उसे पता करने के लिए कि गैस जो है निकल रही है कि नहीं, ये सभी का मतलब एक गंध डाला जाता है आर्टिफिशियल रूप से उसे जानने के लिए। तो उसमें गंध के लिए एथिल मर्कैप्टन मिलाया जाता है, याद रखिएगा। जो एलपीजी गैस होती है मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। ये भी पूछा जाता है एलपीजी गैस में किसका मिश्रण होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का। तो जो गंधहीन होता है, गैस रिसाव का पता लगाने और दुर्घटनाओं से बचने के लिए तीव्र तीखी गंध वाला एथिल मर्कैप्टन नामक रसायन मिलाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये आपके फिर से जो है प्रैक्टिस के लिए है, तो रिपीट हो रहा होगा, कोई वीडियो में आप देखे होंगे जरूर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो पेनिसिलिन की खोज है वो आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। 1928 में दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किया गया था। किसके द्वारा? आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में। नेक्स्ट देखते हैं, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? कार्य और ऊर्जा का पूछा जा रहा है। तो कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक सेम होता है। भौतिकी में कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और जो न्यूटन दिखाई दे रहा है ये बल का है, पास्कल आपका दाब का, और वाट आपके पावर का, शक्ति का मात्रक है। ये आपका शक्ति का, और ये आपका बल का, और ये हो जाएगा दाब का। और यहाँ जूल जो है कार्य और ऊर्जा का होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 300, 212, 186। ये भी आपके लिए सरल होगा, निश्चित रूप से उत्तर आ गया होगा। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, नवजात शिशुओं के जन्म के समय लगभग कितनी हड्डियां पूछी जाती है? तो वो आपका 300 हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, जन्म के समय या नवजात शिशु के कितने हड्डी होती हैं लगभग में? तो याद रखिएगा 300 हड्डियां होती हैं, जो बाद में आपस में जुड़ जाती है और कम होते जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ मानव शरीर में, वयस्क मानव पूछा जाता है, तो मानव शरीर में यदि सामान्यतः प्रश्न पूछा जाता है 206 को ही याद रखिएगा। एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य तापमान सेल्सियस स्केल पर कितना होता है? तो सेल्सियस स्केल की बात हो रही है, तो आपका क्या हो जाएगा? सेल्सियस की बात होगी, तो निश्चित रूप से आपका आंसर आ गया होगा, ऑप्शन बी होगा, ये सेल्सियस में। लेकिन फ़ारेनहाइट की बात होगी, फ़ारेनहाइट पैमाना में, तो वो आपका 98.6 सेंटीग्रेड होगा। ये आपका हो गया सेल्सियस में, ये आपका हो गया फ़ारेनहाइट में। तो दोनों पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है जिसके कारण जीवाणु नष्ट हो जाते हैं? साधारण नमक, लाइसोजाइलम, जाइम एंजाइम, ग्लूकोज, स्टार्च। चलिए बताइए कौन सा उत्तर होगा। निश्चित रूप से आप यदि उत्तर दे डाले होंगे तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, लाइसोजाइम एंजाइम। मानव के आंसुओं, लार और पसीने में लाइसोजाइम नामक एक महत्वपूर्ण एंजाइम पाया जाता है, जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को नष्ट कर आंखों को संक्रमण से बचाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। निश्चित रूप से ये नया क्वेश्चन देखने को मिला होगा। तो चलिए अब हम छठवां भाग छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से कुछ प्रश्न देखने वाले हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? चलिए ये आपका पूछा जा सकता है। देखिए शैक्षिक और सामान्य बोध में छत्तीसगढ़ से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है। अब जो बचा आपका प्रश्न है वो छत्तीसगढ़ से देखने वाले हैं। तो
चलिए ऑप्शन देखते हैं। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, 1,92,351 वर्ग किलोमीटर, 1,53,192 वर्ग किलोमीटर, 1,45,192 वर्ग किलोमीटर। कौन सा हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। ये छत्तीसगढ़ राज्य का कुल क्षेत्रफल है और जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 4.11% है। यदि भारत के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है पूछा जाएगा तो 4.11% ये भी पूछा जा सकता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा नंबर का राज्य है पूछा जाएगा तो 9वां बड़ा राज्य है, याद रखिएगा। पहले 10वां था लेकिन अब 9वां बड़ा राज्य हो गया है, याद रखिएगा। कंफ्यूज नहीं होइएगा, यदि पुराना डेटा होगा तो 10वां को भूल जाइए, अब 9वां को याद रखिए क्योंकि कई बुक में, पुराने बुक में 10वां मिलता है। नेक्स्ट है प्राचीन जो नाम है पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ की, प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? उत्तर कौशल, दक्षिण कौशल, चेदीगढ़, दंडकारण्य। तो इसका उत्तर क्या है साथियों? इसका उत्तर है आपका दक्षिण कौशल। छत्तीसगढ़ की प्राचीन नाम जो है दक्षिण कौशल। रामायण और महाभारत काल सहित प्राचीन भारतीय इतिहास में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, जबकि बस्तर के क्षेत्र को दंडकारण्य, ये बस्तर के क्षेत्र को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कुटुमसर गुफा किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये सूरजपुर आपके कोरिया जिले तरफ है, ये छत्तीसगढ़ के उत्तर में हो जाता है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। कुटुमसर गुफा जो बस्तर जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत स्थित एक अत्यंत प्राचीन प्राकृतिक चूना पत्थर की गुफा है जो अपनी अंधी मछलियों, कांगेरी संकई और स्टैलेक्टाइट्स संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? गुंडाधुर, वीर नारायण सिंह, केंदर सिंह, गेंद सिंह। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी, वीर नारायण सिंह। सोनाखान के जमींदार वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद माना जाता है। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। 10 दिसंबर को 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में उन्हें फांसी दी गई थी। 10 दिसंबर को याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जनजाति कौन सी है? बैगा, गोंड, उरांव, कंवर। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, गोंड जो है सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जनजाति है। छत्तीसगढ़ में तीजन बाई का संबंध किस लोक गायन विधा से है? हाल ही में बहुत चर्चित है क्योंकि आपका पिछले कुछ कल के ही बात कर लीजिए तो 1-2 दिन पहले आपका तीजन बाई का जो है स्वर्गवास हुआ है। तो ये पद्मश्री से जो है अलंकृत भी हुए हैं भारत सरकार द्वारा। तो देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में तीजन बाई का संबंध लोक गायन विधा से है, तो ये पूछा जा सकता है, ये आपका पंडवानी से है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के जिले को तसर सिल्क का मुख्य केंद्र माना जाता है। किस जिले को? जांजगीर चांपा, बस्तर, रायपुर, बिलासपुर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जिले को छत्तीसगढ़ में कोसा बुनाई और तसर सिल्क के उत्पादन का सबसे बड़ा व प्रमुख पारंपरिक केंद्र माना जाता है। यहाँ के बने कोसा वस्त्र विदेशों में भी निर्यात होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जूट मिल मोहन जूट मिल कहाँ स्थित है? रायगढ़, कोरबा, राजनांदगांव, बिलासपुर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रायगढ़, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के एकमात्र मोहन जूट मिल की स्थापना 1935 में रायगढ़ जिले में की गई थी, जो राज्य की औद्योगिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। छत्तीसगढ़ में मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना किस जिले में स्थित है? बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कोरबा। हसदेव बांगो बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना कोरबा जिले में हसदेव नदी पर निर्मित है। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद के नाम पर इसका नाम मिनी माता परियोजना रखा गया है। यह राज्य का सबसे ऊंचा बांध है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भोरम देव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के काल में हुआ था? खड़ी नागवंश, कलचुरी वंश, नलवंश, सोमवंश। बताइए कौन सा होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए,
हड़ी नागवंश। कबीरधाम कवर्धा जिले में स्थित सुप्रसिद्ध भोरम देव मंदिर का जो निर्माण है वो 11वीं शताब्दी में हुआ था, इसे भी याद रखिएगा, और हड़ी नागवंश के राजा गोपाल देव के काल में हुआ था। इसकी कामुक शिल्पकला के कारण इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा किस भाग से होकर गुजरती है? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, मध्य भाग, पूर्वी भाग। चलिए बताइए। निश्चित रूप से उत्तर आ गया होगा आपका। छत्तीसगढ़ में जो कर्क रेखा गुजरती है वो उत्तरी भाग से गुजरती है। यदि पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, तो वो 4 जिलों से, याद रखिएगा। 4 जिलों से अगर नाम पूछा जाता है कौन कौन से जिलों से, तो आपका हो जाएगा एमसीबी, जिसे हम शॉर्ट में एमसीबी बोलते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ये एक ही जिले का नाम है। दूसरा है आपका कोरिया, कोरिया से, और तीसरा है सूरजपुर, याद रखिएगा सूरजपुर, और चौथा है आपका बलरामपुर, बलरामपुर। तो इस प्रकार अगर पूछा जाता है कितने जिलों से गुजरती है कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में, तो 4, एमसीबी पहला जिसे मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, कोरिया दूसरा, सूरजपुर तीसरा, और चौथा बलरामपुर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो राज्य के भीतर बहती है? जब राज्य के भीतर सबसे लंबी बहती है पूछा जाएगा, तो आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा आपका शिवनाथ नदी, याद रखिएगा। हालांकि सबसे बड़ी नदी आपका महानदी है, लेकिन यह छत्तीसगढ़ के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछा जा रहा है। हालांकि तो ये 800 किलोमीटर से ऊपर यह बहती है, लेकिन देखा जाए तो महानदी छत्तीसगढ़ में कम जो है बहती है, कम उसका लंबाई है। तो देखा जाए तो इसका उत्तर शिवनाथ नदी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राजीव लोचन मंदिर राजिम का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? जगतपाल, पृथ्वीदेव प्रथम, रामचंद्र देव, रत्नदेव तृतीया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, जगतपाल। याद रखिएगा, गरियाबंद जिले के राजिम में स्थित प्रसिद्ध राजीव लोचन विष्णु मंदिर का निर्माण नलवंशी राजा विलास तुंग ने करवाया था, जबकि इसका जीर्णोद्धार 12वीं शताब्दी में कलचुरी राजा पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल ने करवाया था। याद रखिएगा, जीर्णोद्धार की बात हो रही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ के किस लोक पर्व को गेड़ी पर्व भी कहा जाता है? तीजा, हरेली, पोला, छेरछेरा। चलिए बताइए। निश्चित रूप से आपके मन में उत्तर आ गया होगा, ये है आपका हरेली त्योहार। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ का प्रथम लोक पर्व हरेली सावन अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है और बच्चे व युवा बांस से बनी गेड़ी पर चढ़कर नृत्य व खेल खेलते हैं, इसलिए इसे गेड़ी पर्व भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने संभाग हैं? 3, 4, 5, 6। तो कितना है? ये बहुत आसान सवाल है। आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ में कुल 5 संभाग है। कौन कौन सा? रायपुर, बिलासपुर, और तीसरा है बस्तर, चौथा है आपका सरगुजा, और पांचवा है दुर्ग संभाग, दुर्ग संभाग। तो ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये हो जाएगा पांचवा। तो ये आपके छत्तीसगढ़ के कुल संभाग है। जिलों की संख्या पूछा जाएगा तो 33 होगा, याद रखिएगा। चलिए इस प्रकार ये आपका टोटल शैक्षिक एवं सामान्य बोध की बात करें तो 100 क्वेश्चन देखिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 100 में से कितने नंबर आप सही ढंग से उत्तर आपको आ गया था हमारे जो है प्रश्न बोलने के दौरान। और जो है इसका पीडीएफ विथ आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ टेलीग्राम में डल जाएगा। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।